अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और खबरों की शुरुआत करते हैं ऊधम सिंह नगर से। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर काशीपुर के पास ही देर रात पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में हरीश रावत के सीने में चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरीश रावत के डॉक्टर ने देर रात सिटी स्कैन और दूसरी जांच के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत को खतरे से बाहर बताया है। वहीं गाड़ी में सवार कुछ लोगों के हाथ और सिर में चोट भी आई है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत हल्द्वानी से काशीपुर आ रहे थे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि हादसे में हरीश रावत को सीने में चोट आई है, हल्की फुल्की चोट आई है। हालांकि सिटी स्कैन भी करवाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खतरे से बाहर हैं, लेकिन जो उनके साथ में मौजूद थे उन्हें भी हाथ में चोट और सिर में चोट आई है। बताया जा रहा है कि काशीपुर के पास देर रात ये हादसा हुआ है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब पूर्व सीएम हरीश रावत को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की गई। हालांकि डॉक्टर बता रहे हैं कि वो खतरे से पूरी तरीके से बाहर है, सीने में थोड़ी चोट आई है, ये बताया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां पर बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद बताया है कि पूर्व सीएम हरीश रावत ठीक है, खतरे से बाहर है और सीने में हल्की चोट आई है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर एक्सीडेंट की जानकारी दी है। हरीश रावत ने लिखा है, हल्द्वानी से काशीपुर को आते वक्त बाजपुर में मेरी गाड़ी थोड़ा सा डिवाइडर से टकरा गई तो थोड़े हल्के फुल्के झटके भी लगे। उसके लिए हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और डॉक्टर्स ने सब कुछ ठीक बताया है और डिस्चार्ज कर दिया है। सोशल मीडिया में कुछ दोस्तों ने पोस्ट भी डाला है तो उससे कुछ लोग चिंतित भी होंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे सहयोगी भी ठीक है। तो देखिए, पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी है कि जब उनकी कार डिवाइडर से टकराई थी, हल्के फुल्के झटके भी आए थे। हालांकि इससे क्या हुआ था, पूर्व सीएम हरीश रावत को हल्की चोट आई है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। उनके साथ के सहयोगी भी पूरी तरीके से ठीक है और ये भी लिखा गया है उनकी तरफ से कि किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सहयोगी गोविंद पाटनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है डॉक्टरों की तरफ से और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी हालत ठीक है। वो देर रात ही जो हॉस्पिटल था वहां से डिस्चार्ज हो गए हैं। वहां से वो एक रिजॉर्ट में आराम करने के लिए गए हैं। अभी कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे, वो मीडिया से भी बात करेंगे और स्थिति उनकी ठीक है। क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी स्थिति ठीक है। ये हादसा बाजपुर के पास हुआ था। देर रात जो है उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसकी वजह से उन्हें झटके लगे थे, ये बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, और खुद इस बात की जानकारी पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी दी है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ में मंगलवार को हादसा हुआ था, जहां पर धारचूला लिपुलेक रोड पर यात्रियों से भरी बोलेरो कैंपर खड़ी गाड़ी जो है, आपको बता दें, गाड़ी जो है वो काली नदी में गिर गई थी। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी और आज खाई से शवों को बाहर निकाला जा रहा है। मृतकों में 5 लोग अन्य राज्यों के हैं, जबकि एक स्थानीय शख्स है। सभी लोग नदी कैलाश, आपको बताते चले कि आदि कैलाश की यात्रा के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान लखनपुर के पास यह हादसा हुआ। तो खाई से शवों को बाहर निकालने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि जो यात्री हैं उसमें से 5 अलग अलग राज्यों के हैं। दरअसल ये सभी लोग आदि कैलाश के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 दूसरे राज्यों के बताए जा रहे, एक स्थानीय बताया जा रहा है। धारचूला लिपुलेक रोड के पास यह हादसा हुआ और जो बोलेरो थी वो नदी में गिर गई और अब शवों को निकालने का काम किया जा रहा है। तो खाई से शवों को निकाला जा रहा है। देहरादून से खबर मिल रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी चेन्नई दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी रात 8 बजे चेन्नई पहुंचेंगे, जहां वो कल
चेन्नई के ताज कोरोमंडल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो भी करेंगे और देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम 28 अक्टूबर को मुंबई और 1 नवंबर को गुजरात में रोड शो भी करेंगे। आज सीएम धामी के साथ मंत्री सत्यपाल महाराज भी चेन्नई जाएंगे। आपको बताते चले कि 8 से 9 दिसंबर को होने वाले इस समिट के जरिए ही सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। तो बताते चले आपको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो चेन्नई के दौरे पर आज रहेंगे। उनके साथ मंत्री सत्यपाल महाराज भी रहेंगे और बताया जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक रोड शो भी करेंगे। हालांकि मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में हो, क्योंकि 8 और 9 दिसंबर को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। इसमें बताया जा रहा है कि लंदन से 12,500 करोड़ का MOU साइन हुआ है और साथ ही दुबई में गए थे तो वहां पे 11,925 करोड़ का MOU साइन हुआ है। अब तक कितने निवेश आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। UAE में 3,550 करोड़ का MOU जो हुआ है। तो दून में 8 और 9 दिसंबर बेहद ही अहम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान जो निवेश है वो ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए अब चेन्नई के दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और सहयोगी सुनील नो प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा, क्योंकि ये आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो चेन्नई दौरे पर जाएंगे, मंत्री सत्यपाल महाराज भी रहेंगे। हालांकि देखा जा रहा है कि जब विदेश दौरे पर गए हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो वहां पर अलग अलग विदेशों में जो रोड शो किया उससे कई जगहों से MOU भी साइन हुए हैं। अब जब चेन्नई दौरे पर जा रही हैं तो वहां को लेकर क्या उम्मीद देखी जा रही है? देखिए, उत्तराखंड में 8 से 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और सरकार का टारगेट है कि कम से कम 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो इस समिट के जरिए उत्तराखंड में लाए। सरकार का दूसरा फोकस है कि उत्तराखंड के अनुकूल, यहाँ के जो भौगोलिक के अनुकूल जो उद्योग हैं जो यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं, जो यहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर सकते हैं, राज्य की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, उन सेक्टर को सरकार प्राथमिकता दे रही है। और यही कारण रहा कि लंदन से लेकर और मिडिल ईस्ट तक का दौरा, कुछ चुनिंदा देशों का जो दौरा सरकार ने किया है, उसके पीछे यही रणनीति थी कि चुनिंदा सेक्टर में सरकार इन्वेस्टर को उत्तराखंड में बुलाए। अब जो घरेलू रोड शो हैं, दिल्ली में रोड शो हो चुका है जो आपने देखा, और अब चेन्नई का रोड शो है जिसमें मंत्री सत्यपाल महाराज भी होंगे। सरकार का टारगेट है कि वो हेल्थ टूरिज्म को भी यहाँ पर बढ़ावा दे, चूंकि उत्तराखंड में इसकी बड़ी संभावना है, इससे रोजगार सृजन तो होगा ही, इससे टूरिस्ट भी यहाँ पर बढ़ेगा और राज्य की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे और रात 8 बजे के करीब वो चेन्नई पहुंचेंगे, जहां कल इन्वेस्टर समिट होगा। वहां के निवेशकों से वो बातचीत करेंगे, उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि उत्तराखंड में किस तरह का माहौल है, किस तरह की यहाँ पर राज्य सरकार ने अपनी पॉलिसीज बनाई हैं ताकि अधिक से अधिक इन्वेस्टर यहाँ पर आए। राज्य सरकार लंबे समय से इसकी भूमिका बना रही है। और सुनील, ये भी बात है क्योंकि जहां एक तरफ फोकस किया जा रहा है कि इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जाए, वहीं दूसरी तरफ ये भी आप बताइएगा कि कितने का टारगेट रखा गया और किस तरीके से इसको सफल बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार ये कोशिश है कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और रोजगार का मार्ग भी आगे प्रशस्त हो। देखिए, 2018 में उत्तराखंड में पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था, तब करीब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU यहां पर साइन किए गए थे। लेकिन बाद के सालों में जब इसका एनालिसिस किया गया, आज तक अगर आप देखेंगे तो बमुश्किल 26 से 27 हजार करोड़ के आसपास सरकार डेटा देती है कि इतने का ही इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतर पाया। वर्तमान में जो 8 से 9 दिसंबर को यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना जा रहा है, सरकार चाहती है कि वो गलतियां दोबारा से न हो। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का टारगेट रखा है इस इन्वेस्टर समिट के लिए, लेकिन इन्वेस्टर समिट से पहले सरकार ने एक और टारगेट रखा है कि वो करीब 50,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्राउंडिंग पहले कर दे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले, यानी कि जब समिट यहां पर हो उससे पहले करीब 50,000 करोड़ के उद्योग, योजनाएं, प्रोजेक्ट उनकी यहां पर धरातल पर उतरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो। तो सरकार इसीलिए लगातार रोड शो कर रही है। आज कल चेन्नई में रोड शो होगा, उसके बाद मुंबई में रोड शो है, फिर गुजरात में भी रोड शो होगा। तो सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक निवेशकों को उत्तराखंड लाया जाए।
उत्तराखंड की पॉलिसीज किस तरह से यहाँ पर मॉडिफाई की गई हैं, किस तरह से उद्योगों के अनुकूल है, इसके लिए ये तमाम दौरे हो रहे हैं। मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, अधिकारियों की टीम जा रही है। जो उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, उनको समझाया जा रहा है कि उत्तराखंड की जो नीतियां हैं उनको किस तरह से उद्योगों के बिल्कुल सुनील, और इसे समझा भी जा सकता है जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश दौरे पर रहे हैं और अब चेन्नई जाने वाले हैं, आगे का पूरा रोड मैप तैयार है। इसे कहा जा सकता है कि दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पूरा खाका जो है वो तैयार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं अपने 2 दिवसीय नैनीताल दौरे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों की हालत को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई है। जब नैनीताल को आने वाले हाईवे को लेकर सीएम ने पूछा तो अधिकारियों ने उनको बताया कि वो नेशनल हाईवे है, जबकि कुछ ने स्टेट हाईवे कहा। नाराज सीएम ने कहा कि अधिकारी कैजुअली जवाब दे रहे हैं। मीटिंग में शामिल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को हिदायत दी गई और इस बात को लेकर सुनिश्चित करें कि कहीं से कोई शिकायत नहीं आए और अधिकारी कोऑर्डिनेशन में काम करें। सीएम ने कहा है कि इस बारे में दोबारा शिकायत आती है तो वो गंभीर कार्रवाई करेंगे। आपके हिसाब से चले हमारा ही हुआ सबसे बड़ा। हमारे सामने कोई कह रहा है NHAI में है, कोई कह रहा है NH में है, कोई कह रहा है स्टेट में है। ये क्या है दीपक जी? यूपी कितने होगा कहीं भी यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही है। NHAI अलग अलग नहीं है उनका। बहुत सारा इनका किन्नौर से इधर नजीबाबाद वाला इधर का पोर्शन जो है सारा हमारे यहाँ है, इधर से उधर हरिद्वार में है आधा पोर्शन। हरिद्वार वाली नजीबाबाद देख रहे हैं सर, उनसे तो बात होती रहती है इस पोर्शन का। सर मैं थोड़ा फॉलो कर। हाँ, इसको फॉलो करिए, इसको नोट करिए कहीं ना, ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो मतलब ये ठीक बात नहीं है ये कि मतलब कि आप हो कि NH के पास है, वो कहें कि स्टेट के पास है, ये ठीक नहीं। जिसके पास भी है, हमारी सब से यहाँ बैठी हुई सभी लोग आपस में तय कर लें किसको बनाना है। ये कोई मजाक बात नहीं। दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, किसी को कुछ कहें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर साहब आप इसको बिल्कुल सुनिश्चित करवाइए। ये बहुत मतलब सीरियस बात है। जिस ओबीसी आरक्षण के विरोध में 1994 में उत्तराखंड आंदोलन की नींव पड़ी, आज 29 साल बाद उसी ओबीसी के मुद्दे पर उत्तराखंड में सियासत गर्म है। एक रिपोर्ट देखिए। देश भर में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वोटर को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार बहस चल रही है। इस मुद्दे पर 2 बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष में कांग्रेस दोनों ही ओबीसी वोटर्स को लेकर सियासत कर रही हैं। लेकिन बीजेपी एक कदम आगे निकलते हुए बाकायदा लिस्ट तैयार कर ओबीसी वोटर्स के बीच जा रही है। उत्तराखंड में भी इसी को लेकर तैयारी हो रही है। ये बात अलग है कि उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण के विरोध को लेकर ही उत्तराखंड आंदोलन की नींव पड़ी थी, जिसमें तब बीजेपी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज 2 दशक बीतने के बाद बीजेपी ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लेना चाहती है। प्रकार से जो ओबीसी समाज है, तो ओबीसी समाज के लिए तो अभी बड़ी प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत काल में एक बड़ी योजना ली है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना के तहत हमने तय किया है कि हम समाज के उस वर्ग तक जो उनको मिलने वाली सुविधाएं, उस सुविधाओं को उन तक पहुंचा सकें। इधर 1994 में उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े बीजेपी नेता मानते हैं कि ओबीसी का मुद्दा ही उस आंदोलन का नींव का पत्थर था। उधर समाजवादी पार्टी, जिसकी 1994 में यूपी में सरकार थी, वो बीजेपी के ओबीसी प्रेम को लेकर चुटकी ले रही है। तो 27% का आरक्षण शिक्षा में भी देने की बात आई थी, कॉलेजेस में एडमिशन कराने की बात आई थी ओबीसी स्टूडेंट्स को। अब हमारी कठिनाई ये थी कि हमारे पास इतने ओबीसी स्टूडेंट्स नहीं थे जितना वो आरक्षण देना चाहते थे, और क्योंकि उतने अगर स्टूडेंट्स नहीं होते तो निश्चित तौर पर उतनी सीटें खाली रह जाती और जनरल की सीटें मारी जाती। इस विषय को लेकर छात्रों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 27% आरक्षण यहाँ शिक्षा संस्थानों में दिया था। उस समय इन्हीं लोगों ने इसका विरोध किया था। दरअसल ओबीसी का मुद्दा 1994 में इतना गर्म हुआ था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जीते जी अपने उत्तराखंड में बनी अपनी खलनायक की छवि से
उबर नहीं पाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार सीट पर अपने लिए संभावनाएं तलाश रही समाजवादी पार्टी 1994 में ओबीसी हित में लिए गए अपने फैसले की एक बार फिर याद दिला रही है, तो बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। गढ़वाल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को नई ट्रेन के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे ट्रेन का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। ट्रेन कोटद्वार रेलवे स्टेशन से रोजाना रात 10 बजे चलेगी, जो कि 9 स्टेशनों पर रुकेगी और सुबह 4:35 पर आनंद विहार पहुंचेगी। लंबे समय से रात्रि ट्रेन की मांग की जा रही थी, जिसके बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा जो है वो शुरू की गई है। रेलवे स्टेशन कोटद्वार में ट्रेन के उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं। आज ट्रेन हम सब लोगों के मध्य जो है वो चलने वाली है। 27 तारीख को 5 बजे ट्रेन का कार्यक्रम है उद्घाटन का, जिसमें माननीय अश्विनी वैष्णव जी हरी झंडी दिखाकर, माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, गढ़वाल के सांसद हमारे तीरथ सिंह रावत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष, लोकल विधायक और जनप्रतिनिधि भी उसमें सहयोग। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तरी खंड गंग नहर को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी सिंचाई विभाग हर साल दशहरे से दीपावली तक मेंटेनेंस के लिए नहर को बंद करता है। विभाग ने 11 नवंबर की रात तक भीमगोड़ा बैराज से नहर का पानी रोक दिया था। उत्तरी खंड गंग नहर जल विहीन हो जाने से दिल्ली, एनसीआर समेत कई जगहों पर पेयजल संकट खड़ा हो सकता है। वहीं पश्चिमी यूपी में खेती की सिंचाई भी प्रभावित होगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेयजल संकट ना हो, उसके लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। वहीं इस समय पर कृषि में पानी की मांग कम है और इससे किसानों को ज्यादा समस्या नहीं होगी। इसमें जो भी हमारे मेन कैनाल के जो भी आंतरिक सेक्शन में जो भी वर्क हैं, चाहे वो हमारे स्ट्रक्चर हैं और हमारे बेड है, इंटरनल सेक्शन में जो भी वर्क होते हैं प्रायोरिटी पे, वो हम कराते हैं। और बात मौसम की मिजाज की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में बारिश बर्फबारी की आशंका जताई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ ही पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है, जबकि मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा। पीएम मोदी की बद्री केदार यात्रा को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी दीपावली के आसपास केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी 11 और 12 नवंबर या फिर 15 नवंबर को बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी के दिवाली के दिन यानी कि 12 नवंबर को केदारनाथ आने की खबर है। और अब खबर ये भी है कि उसी के आसपास ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी पीएम मोदी कर सकते हैं। हालांकि अब स्थानीय प्रशासन और बीकेटीसी को कोई ऑफिशियली जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई है। भगवान बद्री विशाल के कपाट इस साल 18 नवंबर को दोपहर 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। विजयदशमी के पावन पर्व पर बद्रीनाथ धाम के सभा मंडल में मुख्य पुजारी रावल जी, धर्माधिकारी, वेद पाठी और आचार्य गणों ने पंचांग पूजा के बाद कपाट बंद होने की तिथि घोषित की है। कपाट बंद होने की तिथि घोषित होते ही धाम दूसरे व्यक्तियों को अगले साल की यात्रा व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मा भी सौंपा है, और जिसमें बामड़ी गांव के हकूकधारी में मेहता थोक, भंडारी थोक और पवार थोक से लोगों को चुना जाता है। विजयदशमी के शुभ अवसर पर भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होने का दिन जो सुनिश्चित किया गया है, 18 नवंबर को 3:33 पर भगवान श्री बद्री विशाल जी के जो कपाट है वो समस्त श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाएंगे।
यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त तय हो गया है। 15 नवंबर को भाई दूज के मौके पर धाम के कपाट बंद होंगे। सुबह 11:57 पर कपाट बंद होंगे। तीर्थ पुरोहितों ने पूजा अर्चना करने के बाद ही मुहूर्त निकाला है। यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद होंगे। वहीं कपाट बंद होने के बाद खरसाली में मां यमुना की पूजा होती है। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकलने के साथ ही कपाट बंद होने की तैयारी भी शुरू हो गई है।